अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 5 जुलाई था, यौम सियाह। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में एक न ख़त्म होने वाले तारीख दौर का आगाज़ हुआ था। अगर हम भुलाना भी चाहें तो भुलाना मुमकिन नहीं होता। 5 जुलाई को जब जमहूरियत पसंद यौम सियाह मना रहे थे तो जमहूरियत पसंदों के मुखालिफ तबका, जो अपने मानवी वालिद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का नाम शर्मिंदगी के बारे अपने मुंह से आज नहीं ले सकते, वो भुट्टो का तबर्रा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं। वो ये नहीं कहते कि भुट्टो का कातिल अच्छा आदमी था, वो ये कहते हैं कि भुट्टो ने ज़माना कदीम में ये गलती की थी। 50 साल हम भी यही कुछ पढ़ते रहे हैं। 1977 में यौम सियाह के बाद भुट्टो की किरदार कुशी की ऐसी मुहिम शुरू की गई जिसमें हर तरह का झूठ बोलना जायज़ था, तारीख को रीराइट करना जायज़ था, हकाइक को मसख करना जायज़ था, और ऐसा सब कुछ दीन, मजहब, ईमान और अकीदे के नाम पर किया जा रहा था। तमाम दीनदार, शरीयत के पाबंद, बज़ाहिरी शक्ल सूरत में दीनदार किस्म के सहाफ़ियों का एक तबका पैदा किया गया जो अदायगी के एवज सब कुछ लिखने को तैयार था। आज सबसे पहली बात हम करेंगे, क्या ऑपरेशन जिब्राल्टर भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था? कैसी दिलचस्प बात है। जनरल अयूब खान ने अपनी किताब लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। जनरल अयूब के साथ काम करने वाले कम से कम 10 लोग अपनी अपनी खुद नविश्त सवाने उम्री लिख चुके। मुख्तलिफ उस दौर के ब्यूरोक्रेट्स अपनी सवाने उम्री लिख चुके। आज तक किसी मुसद्दका जरिया ने ये दावा नहीं किया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन अखबारात में ये बात हर रोज बिला नागा छपती थी, छापी जाती है और कही जाती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इसका कोई सोर्स ढूंढ सकूं, मगर अदायगी के एवज लिखने वाले सहाफियों के अलावा कभी किसी के मुंह से इस अमर की गिरदान नहीं सुनी। वैसे भी मैं तो अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के बारे में बहुत बड़ा सोचता हूं। मैं ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि उनके सिस्टम से बाहर का एक शख्स उन्हें डिक्टेशन दे सकता है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे वाकयात देखे हैं जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, जब हमारी फौजी क़यादत ने मुंतखब वजीर आज़म को पॉलिसी बदलने का हक नहीं दिया, तो ये कैसा मुमकिन था कि एक 32 साल का नौउमर वजीर, जो अपनी वजारत के लिए अयूब खान की मर्जी और उसका मरहून मन्नत था, जो मुंतखब वजीर नहीं था बल्कि बतौर टेक्नोक्रेट एक हुकूमत में इंडक्ट किया गया था, वो आदमी सिस्टम को इस तरह से यरगमाल बना लेता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो जाती। खुदा की पनाह, सोचते हुए चीज़ों को इवेल्युएट करना सीखें, उनका तज्जिया करना सीखें। ये बात सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों की कहानी है। किसी भी ज़िम्मेदार शख्सियत ने आज तक ये दावा नहीं किया कि भुट्टो ने अयूब खान के इल्म में लाए बगैर इंडिया पर हमला कर दिया। ये गलत कहानी है। इसके बाद एक दूसरी कहानी चलाई गई। कहा जाता है कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 90 की दहाई में रियासती इदारों, एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी ओहदेदारों ने जमहूरियत के मुतसादम एक कायद के तौर पर उभारा था, इसी तरह उस खास वक़्त में मुजीबुर रहमान का मुकाबला करने के लिए भुट्टो को तैयार किया गया था। आज मेरे पास 10 आला तरीन ओहदेदारान के बयानात मौजूद हैं, उनकी खुद नविश्त सवाने उमरियाँ मौजूद हैं, उनके इंटरव्यू मौजूद हैं, जो ये दावा करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक गैर अहम इंसान था, एक आम शख्स था। हमने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क समझते हुए उसके मुकाबल एक अपनी मर्जी की क़यादत को परवरिश किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसे लीडर बनने के सलीके सिखाए और पूरी स्टेट अपरेटस की मदद के साथ उसको तैयार किया गया। आज तक कोई फौजी अफसर, कोई एस्टेब्लिशमेंट का मास्टरमाइंड, कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि भुट्टो को मैंने मशवरा दिया था कि आप अयूब खान को उस वक्त चैलेंज कर दो जब उसका इक़्तिदार निस्फ़ नहार पर था। अयूब खान तरक्की का 10 साला जश्न मना रहा था जिस वक्त भुट्टो ने उसके इक़्तिदार को चैलेंज किया। भुट्टो को जेल भिजवाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी मुखालफत की गई और लोगों ने उसे पनाह देने से इनकार किया। उस वक्त भुट्टो ने सियासी जमात बनाने का फैसला किया, और भुट्टो की सियासी जमात बनाने के फैसले में कोई रिटायर्ड फौजी अफसर शरीक नहीं थे, कोई हाजिर सर्विस फौजी अफसर शरीक नहीं थे, बल्कि भुट्टो उस वक्त
मुल्क के अहले दानिश के पास गया, मुल्क के तालीम याफ्ता तरीन तबका के पास गया, उनकी मदद और हमायत के साथ सोच समझ कर लिख पढ़कर आइन बनाने के बाद एक सियासी जमात बनाई। अगली कहानी इससे भी दिलचस्प है। कहते हैं कि भुट्टो ने मुजीब को वजीर आजम नहीं बनने दिया। भुट्टो मुजीब के इक्तदार के रास्ते में रुकावट था। भुट्टो ने कहा था कि कोई शख्स अगर ढाका गया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये लोग इससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं। शायद वो सियासियात को, पॉलिटिकल डायनामिक्स को, स्टेट अपरेटस को, गवर्नेंस को, राजनीति को समझने की अहलियत से महरूम है। अब बात समझने की कि ये है, मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों मुंतखब रुकने असेंबली थे। अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया था, उन्हें डेजिग्नेट किया गया था, अवाम की तरफ से उन्हें नुमाइंदगी का हक दिया गया था। अब अपोजिशन का तो हक होता है कि वो हमेशा हर बात पर एतराज करे, लेकिन इंतकाले इक्तदार अपोजिशन लीडर ने नहीं करना होता। इंतकाले इक्तदार रियासती अपरेटस ने करना होता है। जो मौजूद अपरेटस था यानी सदर याहिया खान को मुजीबुर रहमान को इक्तदार मुंतकिल करना था। चूंकि उस वक्त आइन मौजूद नहीं था और कोई तरीकाकार भी मज़कूर नहीं था। अब याहिया खान ने मुजीबुर रहमान के साथ डायलॉग शुरू कर दिया और उसे शर्त पेश की कि तुम मुझे अगले 5 साल के लिए सदर बनाने का वादा करो तो मैं इक्तदार तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में भुट्टो के पास वो कौन सी फौज थी, कौन सी ताकत थी कि वो मुजीबुर रहमान और याहिया खान को बैक वक्त डिक्टेट करवाने की पोजीशन में था। ये कोई दोस्त नहीं बताता। जो स्टेटस मुजीबुर रहमान का था वही स्टेटस भुट्टो का था। भुट्टो मुजीबुर रहमान के रास्ते में जुबानी कलामी तकरीर से कैसे रुकावट डाल सकता था? और बफर्ज महल अगर वो एक ही हल्का से दोनों आपस में इलेक्शन लड़े होते तो हारने वाले का हक होता है कि वो जीतने वाले की अक्सरियत को चैलेंज करे। उसके लिए भी कानून ने रास्ते दिए हैं। फर्ज करें कि भुट्टो मुजीब के रास्ते में आना चाहता था तो उसके पास एक तरीका था कि वो अदालत में उसके इंतखाब को चैलेंज कर देता और अगले 10 साल तक वो लिटिगेशन बरकरार रखती। लेकिन याद रखें कि इंतकाले इक्तदार हरगिज़ अपोजिशन लीडर के हाथ में नहीं था। इंतकाले इक्तदार याहिया खान के हाथ में था। याहिया खान सदर था और सदर की डिमांड ये थी कि मुजीबुर रहमान उन्हें मुस्तकिल सदारत का लॉलीपॉप दे, वादा करे तो उसके बाद वो उसे हुकूमत देने के लिए तैयार है। ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग कहानी है कि याहिया खान इस वाकया से 1 साल कबल अमरीकी इंतजामिया को मुत्तला कर चुका था कि वो नवंबर 1971 में बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत दे देगा। ये बातें अब ढकी छुपी नहीं है। अब इन बातों का इनकार करना मुमकिन नहीं है कि फौजी अशराफिया 1965 में ही बांग्लादेश की आज़ादी का फैसला कर चुकी थी। हेनरी किसिंजर की किताब और इंटरव्यू मौजूद है जो इस अमर का इजहार करता है कि याहिया खान इलेक्शन से कबल उसे यकीन दहानी करवा चुका था कि इलेक्शन के नतीजा में वो बांग्लादेश को आज़ादी दे देगा। अब इससे अगली बात यह है कि इंतकाले इक्तदार में रुकावट या बांग्लादेश की आज़ादी, ये कौमी असम्बली का काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सदर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पेश की कि हम आज के बाद बांग्लादेश को अलग करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा वॉरफील्ड में हुआ, मैदान जंग में हुआ। इंडिया की फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया, मगरबी पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए। इंडिया ने पूरे मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और बैनुल अक़वामी ताकतों ने उसके आज़ाद मुल्क बनने का ऐलान कर दिया। इस पूरे रोल में भुट्टो अगर चाहता भी तो फौज उसकी मर्जी से हथियार नहीं डाल सकती थी। फौज का हथियार डालने का अमल फौजी क़यादत के फैसला के मरूने मन्नत था और आज तक मुख्तलिफ जर्नैल अपनी कुतुब में ये बयान करते रहे हैं कि फौजी क़यादत ने उन्हें एतमाद में लिए बगैर हथियार डालने का कहा था। अब हम इससे अगले स्टेप पर आते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मुजीबुर रहमान की मौजूदगी में और मशरकी पाकिस्तान की मौजूदगी में दूसरे नंबर पर सीटें हासिल करने वाली पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल किया गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हो गया, मुजीबुर रहमान उसका वजीर आज़म बन गया। उसके बावजूद सदर याहिया खान ने इक़्तिदार से चिपके रहने का फैसला किया और यहाँ तक कहा जाता है कि वो इलेक्शन को मनसूख करना चाहता था या किसी भी सूरत इक़्तिदार के साथ रहना चाहता था। लेकिन जंग में हथियार डालने पर जूनियर फौजी ऑफिसर्स इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अपनी फौजी क़यादत का घेराव कर लिया। याहिया खान को यरगमाल बना लिया गया और किसी भी जर्नैल की गारंटी पर जूनियर फौजी ऑफिसर्स ने उसे रिहा करने से इनकार कर दिया। इस मौका पर फौजी क़यादत को मगरबी पाकिस्तान, जो उस वक्त पाकिस्तान बन चुका था या पाकिस्तान करार दिया जा चुका था, उसकी मकबूल मुंतखब क़यादत को एतमाद में लेने का
फैसला करना पड़ा और यूं भुट्टो ने जाकर जूनियर ऑफिसर्स के शिकंजे से याहिया खान को छुड़वाया। वहीं पर इंतकाल इक़्तिदार हुआ। अब इंतकाल इक़्तिदार के बारे में एक बहुत बड़ी बात की जाती है। जी, भुट्टो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। कमाल है भी, क्या भुट्टो ने किसी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा हासिल किया था? नहीं भाई, मुल्क में पहले से मार्शल लॉ मौजूद था। आईन नामी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी। सदर, वजीर आजम के ओहदे वजूद ही नहीं रखते थे। मुल्क एक ही ओहदे के बलबूते पर चलाया जा रहा था और वो था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। जब मुल्क के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने रिजाइन किया तो इंतकाल इक़्तिदार के लिए वही ओहदा दस्तयाब था। सो भुट्टो ने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के इक़्तिदार ज्वाइन किया, हलफ लिया और मुल्क के मामलात को संभाला। अब भुट्टो इक़्तिदार का जनूनी था। भुट्टो को इख्तियारात अच्छे लगते थे। अजीब बात है, 3 महीनों के अंदर अंदर भुट्टो ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया। 3 महीने के अंदर अंदर भुट्टो ने फौजी ताकत, इक़्तिदार आला और अपनी ताकतवर तरीन पोजीशन को सरेंडर कर दिया और अपने आप को सिविल प्रेसिडेंट कहलाना पसंद किया। अब सदर के ओहदे के बाद भुट्टो ने उस वक्त की अपोजिशन पार्टियों से निगोशिएशन शुरू की, उनके साथ मुज़ाकरात किए। अब याद रखें कि मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में भुट्टो के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी और आइन साजी के लिए दरकार ताकत मौजूद थी। इसके बावजूद भुट्टो जैसे इक़्तिदार परस्त ने, भुट्टो जैसे इख्तियारात को मुर्तकिज करने वाले शख्स ने ये पूरी कोशिश की कि वो एक ऐसा जमहूरी आइन बनाए जिस पर पूरी कौम का इत्तफाक राय हो। और 1973 के आइन की खूबी ये नहीं है कि ये भुट्टो के नजरियात का मजहर है। 1973 के आइन की खूबी ये नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी की तरजीहात का मजहर है। उस आइन की वाहिद खूबी जिसने आज तक उसे बचाया हुआ है वो ये है कि ये पूरी कौम की उमंगों का मजहर है। ये कौमी इत्तफाक राय से बनने वाला आइन है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उस वक्त भी इस आइन को 100% पसंद नहीं करती थी और आज भी 100% पसंद नहीं करती। पीपल्स पार्टी की तरजीहात कुछ और थी और इससे बहुत ज्यादा अवामी आइन बनाने की थी, लेकिन मुखालफिन के मुतालबे पर इस आइन के अंदर बहुत सी ऐसी शिक्कें डाली गईं जो पीपल्स पार्टी के तसव्वुराते हुकूमत से बिल्कुल मुतसादम थी। इस आइन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान के मजहबी और रुजत पसंद हलकों ने जमहूरियत को पहली बार ऐन ईमान और इस्लामी इंतकाल इक़्तिदार का तरीका तस्लीम किया। याद रहे कि इससे पहले तमाम इस्लामी या मजहबी जमातें खिलाफत की जद्दोजहद में मसरूफ थीं। इस अमर पर भी बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है कि भुट्टो ने पहली बार मजहबी शिक्के डालकर मुल्लायत को इस कदर ताकतवर कर दिया कि मुल्क मुल्लाइज्म का शिकार हो गया। जब मैं इस प्रोपेगेंडा पर फोकस करता हूँ, इसको देखता हूँ, तो अजीब सी सूरत-ए-हाल का अंदाजा होता है। भुट्टो के मुकाबिल जो मजहबी जमातों की लीडरशिप बैठती थी वो मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना शाह अहमद नूरानी थे। जिंदगी में मैंने उनसे नफीस, शरीफुल नफ्स और आला इखलाक वाले लोग नहीं देखे। अब आज जिन मुल्ला या मुल्ला की नशिस्त पर बैठे हुए या मजहबी जमातों की लीडरशिप को आप देखते हो, ये कातिल हैं, गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। ये अपने पूरे इलाकों को यरगमाल बनाए हुए हैं। ये मुसल्ला हैं, ये मुसल्ला लोगों का जत्था साथ लेकर चलते हैं। मैंने शाह अहमद नूरानी को, मैंने मुफ्ती महमूद को कभी जिंदगी में इस तरह मुसल्ला लोगों के हल्के में चलते हुए नहीं देखा था। उन लोगों के साथ मिलकर भुट्टो ने एक ट्रू स्पिरिट में एक दुरुस्त तौर पर जमहूरी आइन बनाने की कोशिश की। यकीनी तौर पर यह पहला कदम था। पाकिस्तान की पहली असेंबली ने पहला आइन बनाया। बहुत आइडियल आइन नहीं है, एक कमजोर और मुकम्मल तौर पर जमहूरी आइन नहीं है, मगर यह पहला कदम था। इसे आगे बढ़ना था, मगर उसके बाद 5 जुलाई आया और एक तारीख से रात जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिसने मजहब को बदल दिया, जिसने सियासत के तसव्वुरात को बदल दिया, जिसने मुल्की मईशत को बदल दिया, जिसने मुल्क के ऊपर अंधेरों और तारीकियों के साए इस कदर ताकतवर कर दिए हैं कि आज इस मुल्क में आपको बोलने की आज़ादी दस्तयाब नहीं। हर बात कहने से पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि ये बात करने के बाद कहीं हम मिसिंग तो नहीं हो जाएंगे। क्या भुट्टो का जमहूरी आइन इस तरह के हालात को पैदा करने जा रहा था? हरगिज़ नहीं। इसके अलावा बाकी तमाम मसाइल, एतराज़ात और ऐसी कहानियां जो सहाफ़ियों ने बाद में मनगढ़ंत तौर पर लिखी, उनका जवाब देने के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तारीख के तमाम सवालात का जवाब मेरी तरफ कर्ज है, देता रहूंगा।
चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे मिलकर इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे हालात पैदा करने जाएंगे। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।